हेलो एंड वेलकम बैक टू पीवाईक्यूपेडिया। हम लोग रिवीजन थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं और उसमें हम लोग इंडियन हिस्ट्री अभी कर रहे हैं। इंडियन हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोग कर चुके हैं और दिस इज़ द पार्ट 3। तो ये जो 75 डेज की हमारी वीडियो की सीरीज़ है उसमें दिस इज़ द 21st वीडियो एंड इसकी जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल PYQ_Pedia पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। पहला क्वेश्चन आपका क्या है? द ब्रिटिश पॉलिसी टुवार्ड्स अफगानिस्तान इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी मतलब ये 1800 से लेकर के 1850 ईस्वी के समय में आपसे पूछ रहा है कि ब्रिटिश की अफगानिस्तान की तरफ क्या पॉलिसी ब्रिटिश की थी। ठीक है, अब इसमें क्या है, क्या वो चाहते हैं स्ट्रेंथनिंग अफगानिस्तान एज ए बफर अगेंस्ट रसिया के खिलाफ, ये अफगानिस्तान को बफर स्टेट की तरह देखना चाहते थे? क्या वीकेनिंग रशियन इन्फ्लुएंस इन अफगानिस्तान बट नॉट प्रमोटिंग ए स्ट्रॉन्ग अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में जो रूस का इफेक्ट था उसकी प्रभाव को कम करना था, है ना, लेकिन अफगानिस्तान को स्ट्रॉन्ग अफगानिस्तान को बढ़ावा नहीं देना था। तीसरा, प्रमोटिंग रशियन इन्फ्लुएंस इन अफगानिस्तान, रशियन इन्फ्लुएंस जो है सो अफगानिस्तान में प्रमोट करना कि रशियन का इन्फ्लुएंस है वो आपको टू कंट्रोल इंसर्जेंट ट्राइबल लीडर, इंसर्जेंट ट्राइबल लीडर को कंट्रोल करने के लिए रसिया का प्रेजेंस अफगानिस्तान में प्रमोट करना। ठीक है, और चौथा ये है कि अनेक्सिंग अफगानिस्तान एज ए डायरेक्टली कंट्रोल ब्रिटिश, और वो चाहता था कि अफगानिस्तान को डायरेक्टली कंट्रोल ब्रिटिश टेरिटरी की तरह कर ले। ये 4 ऑप्शन आपको है। नाउ अफगानिस्तान और एंग्लो अफगान जो रिलेशनशिप है, जब रशिया का इन्फ्लुएंस आपको बढ़ता है वहाँ पे, है ना, तो रशिया का जब वहाँ पे बढ़ता है तो वहाँ पे स्टार्ट होती है एंग्लो अफगान वार। ठीक है, समझ में आया? ये कैसे हुआ? जैसे मान लीजिए कि रशिया का जो है सो प्रेजेंस जो है सो आपको पर्सिया में बढ़ जाता है। अब इंग्लिश को लगता है कि ऐसा भी हो सकता है कि वो इंडिया में इन्वेड करे, तो इसके लिए वो चाहता था कि एक फ्रंटियर स्टेट जो आपको आने का जो जगह था, ठीक है ना, वो आपको अफगानिस्तान को चाहता था कि हमारा एक रक्षक स्टेट टाइप से बन जाए, बफर स्टेट टाइप का बन जाए, उससे हमारा फ्रेंडली रिलेशन हो। ठीक है, इस कारण से बस इसको बनाने के लिए उनका हो जाता है आपको युद्ध, फर्स्ट एंग्लो अफगान वार, सेकेंड एंग्लो अफगान वार। अब इसमें कुछ पॉलिसी हैं, जैसे एक था फॉरवर्ड पॉलिसी। तो फॉरवर्ड पॉलिसी किसके द्वारा लाया गया था वो आप याद रखना है, दिस इज ऑकलैंड ने लाई थी फॉरवर्ड पॉलिसी। इसके बाद एक आया था पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी, ये किसने लाया था? तो ये जो आपको जॉन लॉरेंस करके थे, वो एकदम याद रखना इनको, ठीक है ना। देन पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व, ये आपको किसने लाया था? लीटन ने। तो ये इतनी चीज़ आप याद रखेंगे, ये तीनों पॉलिसी किसने लाया था? सब मैं डिस्कस कर रहा हूँ इन सारी चीज़ों को। एक इसके बाद याद रखेंगे क्या आप कि जो एंग्लो अफगान वार थी वो पहली जो हुई थी वो 1839 से 42 में हुई थी। ठीक है, और दूसरी जो एंग्लो अफगान वार आई थी, एंग्लो अफगान वार जो हुई थी वो 1870 से 80 के बीच में हुई थी। तो ये इतनी इन्फॉर्मेशन आपकी हो गई, 5 इन्फॉर्मेशन आपको। अब होता क्या है, ये तो मैंने बता दिया कि रशिया जो है सो पर्शिया में चूँकि इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था और उनको ऐसा लगा कि इंडिया में भी इनका रशिया का प्लान होगा, जिस कारण से वो चाहते थे कि अफगानिस्तान को एज ए बफर स्टेट, फ्रेंडली स्टेट बना करके रखें, है ना। इसके लिए आई थी ऑकलैंड की फॉरवर्ड पॉलिसी। नाउ ऑकलैंड कहते थे कि रशिया अटैक करेगा, तो इसलिए फॉरवर्ड पॉलिसी के मतलब में कि जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं, है ना, उससे ट्रीटी बना लेंगे या उसको एनेक्स कर लेंगे। ठीक है, तो फॉरवर्ड पॉलिसी में क्या था कि हमारे पास रशिया ना आए, हमें रशिया मतलब अटैक नहीं करे, हम इसकी इंडिया की बाउंड्री को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट द बाउंड्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया रशियन अटैक से, वो चाहते थे कि या तो हम नेबर जो कंट्री है हमारी उसके साथ कोई ट्रीटी कर ले या उसको पूरी तरह से एनेक्स कर ले। अब ये पॉलिसी जो ऑकलैंड की थी, इस कारण से हो जाती है फर्स्ट एंग्लो अफगान वार। और जब फर्स्ट एंग्लो अफगान वार होता है तो ब्रिटिश को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, स्ट्रैटेजिकली, इस वार से। इसके बाद हमारे जॉन लॉरेंस जी आते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, हम ऐसा करते हैं कि पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी लाते हैं। सो इन्होंने लाया था पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी, ठीक है ना। तो
तो इसमें क्या था, जब फर्स्ट अफगान वार हो गया था, ठीक है, तो इन्होंने कहा कि ठीक है, ये अगर मान लीजिए कि अफगान जो है सो चाहता है इंडिपेंडेंस रहने के लिए तो रहने दो, बट इसमें क्या था कि इसकी जो पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी थी, इसमें दो पॉलिसी थी, मतलब दो कंडीशन थी, ठीक है, कि यहाँ पे मतलब जो हमारी पास वाली कंट्री है ना, जो कंट्री जहाँ से वो रशिया इन्वेजन कर सकता है, वहाँ पे पहले तो पीस होना चाहिए, मीन्स कि यहाँ पीस होगा तभी हम जो है सो यहाँ पे बच सकते हैं। दूसरा ये था कि ठीक है अफगानिस्तान पे कि हम लड़ाई नहीं करेंगे, लेकिन आपको कोई भी सिविल वार में आपको फॉरेन किसी दूसरे कंट्री का हेल्प नहीं लेना है। तो ये दो चीज़ें जो है सो पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी थी। समझ में आ गया। तीसरा जो था, उसके बाद लीटन आए थे, लीटन ने पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व का लाया था। तो उसमें क्या था, कभी कभी पूछता है कि कौन सी पॉलिसी आई थी और किसके समय में आई थी, क्यों आई थी, तो इसके लिए ये तीनों पॉलिसी का नेम याद रखना जरूरी है, ठीक है। यहाँ ये चाहता था कि रसिया के साथ अच्छी रिलेशन बनाने के लिए, दैट्स मीन्स दे आर थिंकिंग कि हमारी जो फ्रंटियर है ना, तो उसको क्या करना है, आपको उसके साथ रिलेशन अच्छी करनी है, ठीक है। फॉरवर्ड पॉलिसी में उनकी प्लान थी कि एनेक्स कर लो भाई, अगर ट्रीटीज कर लो, नहीं तो एनेक्स कर लो। सेकेंड वाली में थी कि ठीक है उसको पीस को डिस्टर्बेंट नहीं करेंगे, है ना, कुछ नहीं करेंगे, मास्टरली इनएक्टिविटी। और पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व में कि उनकी रिलेशन जो है सो सही कर लेंगे। और ठीक है ना, फिर जब ये लिटन जी एक चीज़ और, ये समझ, लिटन जी को एक चीज़ और समझ में आई कि ठीक है, बट अगर हम पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी कुछ नहीं करेंगे, तो इन्होंने कहा कि नहीं, लड़ाई वड़ाई करो, कुछ करो और फैसला करो कि अफगानिस्तान के साथ हमारा रिलेशन क्या है, या वो हमारे ट्रीटीज में रहना चाहते हैं या वो हमारे अंदर में रहना चाहते हैं, कि इनएक्टिविटी आप कुछ नहीं कर रहे हो, जैसा है वैसा चलने दे रहे हो, वैसा नहीं करना है। तो इस कारण से हो जाती है सेकेंड एंग्लो मराठा अफगान वार, ठीक है। और लिटन अफगानिस्तान को पूरा इन्वेड कर देता है और वहां पे बनती है ट्रीटी ऑफ गंडामक। समझ में आया सेकंड का बात क्यों होता है। फर्स्ट तो इसलिए होता है कि भाई चलो जाते हैं एनेक्स करने, फर्स्ट हुआ है ना एनेक्स करने, नहीं माना एनेक्स करने में, तो फिर उनको हार्म होता है, फिर कहता है नहीं नहीं कुछ नहीं करेंगे, पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी की, अपने जो हमारे फ्रंटियर्स हैं वहाँ पे शांति वांति होनी चाहिए, है ना, कोई फॉरेन हेल्प वगैरह ना ले, ये बस इंश्योर करना है। और तीसरा में इन्होंने कहा कि अरे कुछ रिलेशन फिक्स तो करो कि अफगानिस्तान के साथ हमारा क्या रिलेशन है, ठीक है ना। और ये यहाँ पे जब तो सेकेंड एंग्लो अफगान वार होता है और लिटन इन्वेट करता है अफगानिस्तान को, वहाँ पे बनती है ट्रीटी ऑफ गंडामक, है ना। और इस ट्रीटी में रहता है कि एक परमानेंट ब्रिटिश रेसिडेंट होगा जो काबुल में रहेगा, है ना। बाद में रिपन जो है सो इस प्लान को अबेंडन कर देता है और वो प्लान करता है, रिपन क्या कहता है कि नहीं हम इस पे ऐसे नहीं करेंगे, वी आर गोइंग टू कीप दिस अफगानिस्तान एज ए बफर स्टेट। अफगानिस्तान को बफर स्टेट किसने कहा था, रिपन ने। समझ में आ गया। फॉरवर्ड पॉलिसी, पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी, पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व और पॉलिसी ऑफ कीपिंग अफगानिस्तान एज अ बफर स्टेट। नाउ क्वेश्चन देखो, आपका जो क्वेश्चन है कि 1800 से 1850 के बीच में क्या पॉलिसी थी, दैट्स मीन्स दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द सेकेंड एंग्लो अफगान वार 1870 से 80 के बीच में जो हुई थी। अफगानिस्तान को बफर स्टेट रखने का किसने कहा था, रिपन ने, ठीक है। तो ये सही नहीं हुआ, है ना। देन एनेक्सिंग अफगानिस्तान एज ए डायरेक्ट कंट्रोल ब्रिटिश टेरिटरी, ये भी नहीं है, ये बाद में ऐसी चीज़ें आई थी, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था कि वीकेनिंग रशियन इन्फ्लुएंस इन अफगानिस्तान बट नॉट प्रमोटिंग ए स्ट्रॉन्ग अफगानिस्तान इधर। तो ब्रिटिश की जो पॉलिसी थी वो रशिया के इन्फ्लुएंस को तो वीक करना ही था, लेकिन ऐसा भी नहीं कर देना था कि उसको वीक करने के चक्कर में हम अफगानिस्तान को इतना स्ट्रॉन्ग कर दे कि बाद में हम पे आक्रमण कर दे। सो दिस इज द राइट आंसर, जो बेस्ट सुटेबल ऑप्शन है वो ये है। रशियन इन्फ्लुएंस को प्रमोट कर ही नहीं सकता है, सो रशिया के इन्फ्लुएंस को वीकेन तो करना है, मतलब कि अफगानिस्तान में आपको रशिया के इन्फ्लुएंस को वीक तो करना ही है, लेकिन अफगानिस्तान को इतना स्ट्रांग भी नहीं बना देना है कि वो हम पे ही आक्रमण कर दे। सो दिस इज द आंसर, ठीक है, दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन है कि विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये क्या है, उल गुलान ऑफ और द ग्रेट तुमुल्ट, है ना, महान उपद्रव इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ कौन सी इवेंट ऐसी थी जिसको उगलन बोला जाया गया था। देखिए
अब जो बहुत सारी संथाल हुई थी, तेभागा, ये सब आपने पढ़ा है। मुंडा रिवेलियन आपने पढ़ा होगा। मुंडा रिवेलियन को जो है बिरसा मुंडा ने ये किया था, लीड किया था, और उसको बोलते थे उलगुलान। सो इट्स अ बिरसा मुंडा रिवॉल्ट 1899 टू 1900। समझ में आ गया। सो उलगुलान जो है वो आपको बिरसा मुंडा, जो मुंडा रिवॉल्ट था छोटा नागपुर प्लेट में झारखंड के आसपास में, उसके लिए है। ठीक है, दिस इज द एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी की है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इज करेक्ट। 1857 ईस्वी की जो रिवॉल्ट है ना, उसके लिए कौन सा सही है। पहला क्या है, इट वॉज ए रिवॉल्ट केयरफुली ऑर्गेनाइज एंड प्लान्ड बाई द राजा, नवाब एंड तालुकादार। समझ में आ रहा है। 1857 का जो युद्ध था वो ऑर्गेनाइज किया गया है राजा, नवाब और तालुकदार ने। गलत हो गया क्योंकि सिपाही विद्रोह कहा जाता है। ठीक है। रूमर्स एंड प्रोफेसीज डिड नॉट प्ले एनी रोल इन द आउटब्रेक एंड स्प्रेड। रूमर्स एंड प्रोफेसीज डिड नॉट, ये जो आपको जो चर्बी वाली जो गोली थी वही थी ना, वही रूमर्स थी, है ना। तो वो भूमिका नहीं थी जो बोल रहा है, ये गलत है। बिकॉज दैट्स द, मतलब वो जो है सो बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। थर्ड जो है, द रिवेल प्रोक्लेमेशन इन 1857 रिपीटेडली अपील टू ऑल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट एंड कीड। 1857 में जो आपको युद्ध हुआ था तो बार बार सभी वर्ग के लोगों को अपील कर रहे थे कि आप इसमें पार्टिसिपेट करें। चौथा है, द ब्रिटिश सक्सीडेड इन क्विकली एंड ईजिली कंट्रोलिंग द, बहुत आसानी से वो रिवेल को नहीं किए कर पाया था। तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। समझ में आया। ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सो दिस इज द राइट। दे आर सेइंग, जो बेस्ट पॉसिबल आंसर है कि वो लोग ये चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। समझ में आ गया। ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी का देखेंगे तो देखिए, द विजन ऑफ यूनिटी, द रिवेल प्रोक्लेमेशन इन 1857 रिपीटेडली अपील टू ऑल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट एंड क्रीड। ये आपको एग्जैक्ट लाइन इसमें दिया हुआ है। क्लियर। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इश्तहार इशूड ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857 के समय में इश्तहार दिया गया था। इश्तहार अभी भी है, जिसको बोलते हैं नोटिफिकेशन, है ना। सो देयर आर सम प्रोक्लेमेशन, इश्तिहार इशू किए गए थे, है ना, 1857 युद्ध के समय में, है ना। तो उसमें कौन सी स्टेटमेंट सही है। दे ग्लोरीफाइड द मुस्लिम रूल इन इंडिया, उन्होंने मुस्लिम शासन को ग्लोरीफाई किया था, ये तो होगा नहीं। दे ग्लोरीफाइड द को एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट कम्युनिटी अंडर द मुगल एम्पायर, वो लोग ये जरूर कहते थे कि अरे अच्छा हुआ, अच्छा था जो मुगल साम्राज्य में हम लोग कम से कम साथ रहते थे, एक साथ रहते थे। दे आर नॉट ग्लोरीफाइंग द मुस्लिम रोल इन इंडिया, बट दे ग्लोरीफाइड कि हम लोग एक साथ तो रहते थे वहाँ पे। समझ में आ गया। तो ये बिल्कुल किया जाता था, ये बिल्कुल तो यूनिटी को दिखाने के लिए। दे ग्लोरीफाइड द मैसेज ऑफ इस्लाम, ऐसा कुछ नहीं है। दे ग्लोरीफाइड द रोल ऑफ क्वीन विक्टोरिया, उस क्वीन विक्टोरिया को क्यों करेगा, उन्हीं के अगेंस्ट लड़ाई कर रहे थे। सो द आंसर शुड बी बी। समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़े। गुड, दिस इज द इश्तहार। ठीक है। ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857 हु मोबिलाइज द हेडमैन ऑफ 84 विलेज, 84 देश के विलेज, 84 देश के लोगों को, मुखिया को कौन इकट्ठा किया था, उसका नाम क्या था। ठीक है। सो दे द पर्सन जो है शाहमल, शाहमल जो थे वो उन्होंने आपको इकट्ठा किया था 84 देश का। ठीक है ना। जितने भी हेडमेन्स थे एंड कल्टिवेटर्स एंड हेडमेन्स ऑफ 84 देश, 84 देश को, है ना, विलेज टू विलेज जा करके लोगों को अर्ज कर रहे थे कि भैया ब्रिटिश के खिलाफ लड़ो। ठीक है ना। और इस कारण से बहुत जगह आपको इनजस्टिस के अगेंस्ट लोग खड़े भी हुए थे। कल्टिवेटर्स लोग जो उनका फील्ड कर रहे थे प्लांटेशन में छोड़ दिए, है ना। मनी लेंडर्स वगैरह के घर को लूटने लगे, ट्रेडर्स के घर लूटने लगे, है ना, प्रॉपर्टी पे पोजीशन लेने लगे। ठीक है ना। तो ये आपको गवर्नमेंट बिल्डिंग पे अटैक करने लगे, ब्रिज को डिस्ट्रॉय करने लगे। दे आर, ये सब किसके कारण हुए थे, ये आपको शाहमल जी थे। ठीक है ना। शाहमल कहाँ के थे, आपको उत्तर प्रदेश के थे। ठीक है ना। जाट कल्टिवेटर्स के इसमें थे। एंड ये आपको बस इतना याद रखेंगे, है ना। सो शाहमल, और इसमें मौलवी अहमदुल्ला वाला भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो दिस इज ऑल्सो डंका
शाह किसको बोलते थे, तो ये आपको मौलवी अहमदुल्ला शाह। दिस इज ऑल्सो फ्रॉम द NCERT। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स वाज नॉट अ सेंटर ऑफ द रिवॉल्ट 1857। 1857 के रिवॉल्ट का सेंटर कौन सा नहीं था? ठीक है ना, सो आगरा था, दिल्ली था, कानपुर नाना साहब, ठीक है, आगरा ये सब था, अयोध्या सेंटर नहीं था। ठीक है, नाउ आप इसमें देख सकते हो कि कौन कौन सा सेंटर था। झांसी था, बरेली था, तो ये सारी जो है आपको सारी सेंटर थी। कानपुर है, आजमगढ़ है, लखनऊ है, इलाहाबाद, नागपुर। प्लेसेज इन्वॉल्व इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857, बट इट्स पटना भी है, काबुल है, पेशावर है, पूना है, तो ये सारी तो थी, बट आपको कौन सा नहीं था? ग्वालियर भी थे, है ना। और कौन नहीं था? तो आपको पता होगा कौन नहीं था, दैट्स अयोध्या ऑन इन दैट ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन क्या है? सो आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन क्या है? ठीक है, 25 अगस्त 1857 को ये आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन आया था, है ना। यहाँ पे आपको आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन से हमें पता चलता है, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम द NCERT, पता चलता है कि जो रिबेल थे वो क्या चाहते थे। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना। और ये जो ऐसी युद्ध थी जहाँ पे हिंदू मुस्लिम दोनों साथ लड़ रहे थे। सो द डिक्लेरेशन बाय द रिबेल्स ऑफ 1857, बिल्कुल सही है, द डिक्लेरेशन बाय द रिबेल्स ऑफ 1857 के विद्रोहियों की घोषणा से, ठीक है, बिल्कुल सही है। द स्टेटमेंट बाय द लीडर ऑफ द अंडरग्राउंड मूवमेंट इन द रिवॉल्ट ऑफ 1942, नहीं, दिस इज 25 अगस्त 1857 को यह आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन आई थी। उस प्रोक्लेमेशन से NCERT में लिखा हुआ है कि हमें पता चलता है कि व्हाट रिबेल्स वांट, क्या चाहते थे वो। ठीक है, तो इसमें पूछा है नॉट करेक्ट, सो 2 ओनली इज द आंसर। दिस इज द एक्सप्लेनेशन कि वो क्या चाहते थे। यू कैन रीड दिस। अगला क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू द मदनपल्ली ऑफ आंध्र प्रदेश, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? मदनपल्ली एक जगह है आंध्र प्रदेश में, वो किस चीज़ के लिए फेमस था? पिंगली वेंकैया डिजाइन द ट्राइकलर इंडियन फ्लैग हेयर, यहाँ पे पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। तो ये तो पक्का है कि पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था, बट यहाँ पे किया था ऐसा कुछ नहीं बताया। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर 1919 में जाते हैं मदनपल्ली आंध्र प्रदेश में, और वहाँ पे वो नेशनल एंथेम को बंगाली से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं वो अपने विजिट के दौरान में। सो वी कैन राइट द आंसर इज रविंद्रनाथ टैगोर ट्रांसलेटेड द नेशनल एंथम फ्रॉम बंगाली टू इंग्लिश ड्यूरिंग दिस मदनपल्ली विजिट। ठीक है ना, पिता भी सीतारामैया लेड द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ आंध्रा रीजन, ऐसा कुछ नहीं है ना। सो द आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन है आपको, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सेंट फ्रांसिस जेवियर वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द जेसुइट ऑर्डर। संत सेंट फ्रांसिस जेवियर जो है वो जेसुइट संघ के, जेसुइट ऑर्डर के संस्थापक में से एक हुआ करते थे। ठीक है, वो समय न्यूज में था इसलिए क्वेश्चन आया था। सेंट फ्रांसिस जेवियर डाइड इन गोवा एंड ए चर्च इज डेडिकेटेड टू हिम हियर। वो मरे थे, जेसुइट ऑर्डर किसने बनाया? देन वो गोवा में मरे थे। और तीसरा है द फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर इज सेलिब्रेटेड इन गोवा ईच ईयर, हर साल, है ना, फ्रांसिस जनवरी के लिए जो फ्रांसिस जेवियर है उसके लिए फीस्ट का आयोजन किया जाता है। ठीक है ना, सो बिल्कुल सही है। ये स्पेनिश सेंट थे जिनका जो फाउंडर थे जेसुइट ऑर्डर का। और एक आपको इसमें एक ये याद रखेंगे, दूसरा क्या है कि ये गोवा में नहीं डेथ किए थे, ये आपको सैंसियन आइलैंड है, सैंसियन आइलैंड जो अभी चाइनीज कोस्ट में है ना। तो ये चाइना में जब इंटर कर रहे थे, है ना, जो, और चाइना जो है सो फॉरेनर्स के लिए क्लोज था, है ना, उस समय, तो वहाँ पे ये डाई कर रहे थे सैंसियन आइलैंड पे, तो गोवा में नहीं हुए थे। तो दिस इज रॉन्ग और दिस इज राइट द फीस्ट। और हर साल गोवा में आपको 3 दिसंबर को, 3 दिसंबर को मनाया जाता है फीस्ट। सो 1 and 3 इज द राइट, बाकी जो है सो सेकेंड इज द रॉन्ग आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु बिलीव दैट द रशियन डिजाइन वेयर एन इमिनेंट पेरिल टू द सिक्योरिटी एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ द इंडियन एम्पायर इन 1836। 1836 ईस्वी में कौन ये सोचा था कि रशियन जो है ना, रशियन जो है भारतीय साम्राज्य की सुरक्षा और प्रशांति के लिए सन्निकट खतरा है? ये कौन बोला था एट दैट टाइम? कौन बिलीव करता था? क्या ऑकलैंड बिलीव करता था इस बात को कि रशिया भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है, या लॉर्ड पामस्टन करते थे, या लॉर्ड कैनिंग? कैनिंग तो
1905 के आसपास चले जाओ, है नहीं, या अलेक्जेंडर बर्न्स। तो अब आप समझिए, लॉर्ड पामस्ट्रॉन जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन भी हुआ करते थे, है ना, तो वो जो है सो कहते थे कि रशिया जो है सो भारत की सुरक्षा और शांति के लिए आने वाले समय में खतरा है। सो ही वाज, कौन है ये? लॉर्ड पामस्ट्रॉन। 2 बार ये ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन है कि हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द, जब सिपाही विद्रोह थी, 1857 की क्रांति हो रही थी, उस समय कौन थे आपको गवर्नर जनरल? सो कैनिंग होगा नहीं, है ना, कैनिंग 1857 है, लॉर्ड कैनिंग 1857 में। अच्छा, मैंने यहाँ पे कर्जन को रिप्लेस कर दिया क्या? नहीं, ये मैं कर्जन 1905 बोल दिया था, इट्स अ कैनिंग, ठीक है। नाउ लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड लीटन। सो इट्स अ लॉर्ड कैनिंग। 1857 के समय में जो थे आपको गवर्नर जनरल ऑफ, वो थे आपको इंडिया 1857 में लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। बाद में 1857 के बाद जब ये क्रांति हुई थी तो इसका नाम चेंज हो गया था और इट्स हो गया था वायसराय, ठीक है ना। और ईस्ट इंडिया कंपनी से आपको जो पावर थी वो ट्रांसफर हो गई ब्रिटिश क्राउन के पास में आफ्टर द एक्ट ऑफ 1858। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्ट्स वाज मेड फेमस बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक उपन्यास लिखी है, उसका नाम है आनंद मठ। वो किस लैंग्वेज में लिखी है? बंगाली में लिखी है उन्होंने एक बुक, ठीक है ना। और ये 1882 में पब्लिश होती है। तो ये पूछा जा रहा है कि उसमें किसके बारे में, मतलब कौन सी विद्रोह के बारे में वर्णन की गई हुई है? तो ये विद्रोह थी सन्यासी विद्रोह, सन्यासी रिवेलियन के विद्रोह के बारे में, बैकग्राउंड में ये लिखी हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज ए प्रोपोनेंट ऑफ फैवियनिज्म एज अ मूवमेंट। कौन इसका फैवियनिज्म के आपको प्रोपोनेंट थे, है ना, प्रस्तावक? सो इट्स अ एनी बेसेंट जो फैवियनिज्म के प्रस्तावक थे। नाउ व्हाट इज द फैवियनिज्म? फैवियनिज्म फोकसेज ऑन द एडवांसमेंट ऑफ सोशलिस्ट आइडियाज थ्रू ग्रेजुअली इन्फ्लुएंस एंड पेशेंसली insinuating socialist ideology into intellectual circus and group with the power। समझ में नहीं आया? देखिए, फैवियनिज्म जो फोकस करता था वो क्या था कि जितने भी इंटेलेक्चुअल है, जो जिनके पास थोड़ा सा पढ़े लिखे हैं उस सर्किल में, है ना, जिनके पास पावर है, उनके पास आप सबसे पहले धीरे धीरे आपको क्या करना है, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को एंट्री कराना है, ठीक है। और इससे क्या होगा कि आपकी सोशलिस्ट आइडिया जो होगा धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है सो पूरे में फैल जाएगा। सो दिस इज द फैवियनिज्म। समझ में आ गया? ठीक है ना, ध्यान रखना इसको। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा सही है? पहला है द मॉडर्न कोची वाज ए डच कॉलोनी टिल इंडिया। इंडिया के इंडिपेंडेंस तक कोची जो है डच का कॉलोनी था, ठीक है ना, क्लियर। दूसरा है डच डिफीटेड द पुर्तगाली एंड बिल्ट फोर्ट विलियम्स इन द मॉडर्न कोची। फोर्ट विलियम्स कोची में बनाया गया था डच के द्वारा। सो ये बिल्कुल सही है। डच डिफीटेड द पुर्तगाली एंड बिल्ट फोर्ट विलियम इन द मॉडर्न कोची, ये सही है। मॉडर्न कोची जो है सो बिकेम अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनी आफ्टर बीइंग ए डच कॉलोनी, ठीक है ना। तो कोची सबसे पहले पुर्तगाल के पास था, पुर्तगाल के बाद किसके पास आया? डच के बाद, डच के बाद किसके पास आया? ब्रिटिश कॉलोनी, ठीक है। द मॉडर्न कोची वाज फर्स्ट डच कॉलोनी, गलत। पहले पुर्तगाल। द मॉडर्न कोची नेवर बिकेम अ, ये भी गलत। द मॉडर्न कोची वाज डच कॉलोनी टिल इंडिया इंडिपेंडेंस, ये भी गलत। सो पहले पुर्तगाल के पास था, फिर डच के पास में, फिर ब्रिटिशर के पास में आया था। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, आपको क्रोनोलॉजी में सजाना है कि इंडिगो रिवोल्ट कब हुआ था, संथाल कब हुआ था, डेक्कन राइट कब हुआ था, म्यूटिनी ऑफ द सिपाही क्या हुआ था। अब सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857 में, ये तो पता होगा। डेक्कन राइट भी हमने पढ़ा है, डेक्कन राइट कमीशन वगैरह 1875 में। संथाल रिवेनियन अभी हम लोग थोड़ी दिन पहले पढ़ा था 1855-56 में। और इंडिगो रिवोल्ट जो है सो 1860 में हुआ था। नाउ यू कैन सी द क्रोनोलॉजी। सो सबसे पहले जो हुआ था वो संथाल रिवेलियन, देन फिर म्यूटिनी ऑफ द सिपाही, क्लियर। अगला क्वेश्चन है, द एजुकेटेड मिडिल क्लास इन इंडिया अपोज्ड रिवोल्ट का क्या? 1857 के विद्रोह का जो पढ़े लिखे मिडिल क्लास थे वो अपोज किए थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या उसको सपोर्ट किए थे? नहीं, सपोर्ट भी नहीं किए थे। दे रिमेन्ड न्यूट्रल टू द रिवोल्ट, वो न्यूट्रल रहे थे। और नेटिव रूलर के खिलाफ लड़े थे? ऐसा कुछ नहीं। सो दे आर न्यूट्रल। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन है,
कुछ रिवोल्ट भी हुआ है, जैसे मोपला रिवोल्ट कहाँ पे हुआ था? मालाबार, केरला में। कब हुआ था? 1921 में। सो फर्स्ट का ए, ठीक है। देन पवना रिवोल्ट जो है सो ईस्ट बंगाल में हुआ था, जो भी बांग्लादेश है, ईस्ट बंगाल जो भी बांग्लादेश है, सो वी कैन राइट ये 1873 में हुआ था, याद रखना है। एका मूवमेंट जो आपको उत्तर प्रदेश में हुआ था, ये भी 21-22 में हुआ था, ठीक है, अवध आप, ठीक है। एंड बिरसा मुंडा रिवोल्ट 1897 से 1900 ईस्वी के समय में हुआ था, वो आपको झारखंड में हुआ था, जो उस समय बिहार का पार्ट हुआ करता था। सो आंसर शुड बी ए। अगला क्वेश्चन है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विथ सप्रेशन ऑफ ठग। पहले क्या होता था कि ठग्स जो होते थे वो रॉवर्स होते थे, है ना, वो दिल्ली से आगरा के बीच में रहते थे अराउंड 14th सेंचुरी में, ठीक है, 14th सेंचुरी में। और वो क्या करते थे, वो आपको ट्रैवलर्स वगैरह को पकड़ते थे और उनको मर्डर कर देते थे काली, गॉडेस काली के नेम पे वो क्या करते थे और रिचुअल्स मानते थे उसको, है ना, ट्रैवलर्स लोगों को पकड़ के और उसको मर्डर कर देते थे गॉडेस काली की जगह पे जाकर के, ठीक है ना, 14th सेंचुरी में। नाउ तो कौन आए थे इसमें? सो कैप्टन सलीमन, ठीक है ना, विलियम कैप्टन सलीमन, है ना। और बेंटिंग ने क्या किया था विलियम स्लीमैन को रखा था कि भाई आप इसको ना ठगी, जो ये जो घटना है इसको आपको ख़त्म करना है। समझ में आ गया? तो इन्होंने लाया था ठगी एंड डकैती सप्रेशन एक्ट, ठीक है ना। वो आपको 1836 से 48 के बीच में ये एक्ट आई थी, इसको हटाने के लिए। सो यू कैन रिमेंबर कैप्टन स्लीमैन ने इनको एसोसिएटेड विद है, और वेंटिंग आप याद रख सकते हैं, वेंटिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हु ऑफ द फॉलोइंग वाज वेयर इकोनॉमिक क्रिटिक्स ऑफ कॉलोनियलिज्म इन इंडिया कॉलोनियलिज्म का इकोनॉमी की सिचुएशन खराब थी, उसके क्रिटिक्स कौन थे? ड्रेन ऑफ वेल्थ, आपको पता है दादा भाई नौरोजी, तो ये तो क्रिटिक थे ही। देन दादा भाई नौरोजी के बाद गोविंद रनाडे भी थे, ठीक है ना। देन जी सुब्रमण्यम अय्यर भी थे, गोखले भी थे, इसमें जी भी जोशी भी थे, आर.सी. दत्त भी थे। दे आर सेइंग दैट कि इंडियन में इकोनॉमी का पूरा ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है। सो दे डिड इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ ब्रिटिश रूल 1870 से लेकर 1905 तक। इन्होंने देखा था कि ब्रिटिश के आने से इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कितनी हो रही है। सो दे आर द इकोनॉमिक क्रिटिक्स, दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, आर.सी. दत्त, गोविंद रनाडे, महादेव रनाडे, है ना। देन आपको जी.बी. जोशी, जी.के. गोखले, ये सब थे। सो दिस ऑप्शन इज डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है? बाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल डिजिग्नेटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये हमने बात किया हुआ है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कब बनाया गया। तो रेगुलेशन या 1773, पिट्स एक्ट 78, ये सब तो नहीं होगा। चार्टर एक्ट 1793 नहीं है, इट्स द चार्टर एक्ट ऑफ 1833, जहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया, ठीक है। और किसको? विलियम बेंटिक। 1833 में और भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी, वो आपको इसमें आपको देख सकते हो। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया। ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन ट्रेड विथ चाइना एंड टी एंडेड, याद रखना है। और गवर्नर ऑफ बम्बे और मद्रास को पावर हटा करके दे दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। समझ में आ गया? तो ये आपको इसमें बहुत सारी है, लॉ कमीशन की अपॉइंटमेंट हुई थी, तो ये सब आप देखना। सर्विसेज एंड जॉब अंडर कंपनी ओपन फॉर ऑल इंडियंस, ठीक है ना। और इंडिया में जो स्लेव्स हैं उसकी कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ कदम उठाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द प्रोविजन फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट, ये कब आया था? आती है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में, जिसको आप बोलते हैं, एक सेक्रेटरी हुआ करते थे, मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स बोलते थे। नाउ इन्होंने मुस्लिम लोगों को आपको सेपरेट इलेक्टोरेट किया था और कुछ कंस्टिट्यूएंसी बना दिया था कि जिसपे सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट कर सकते हैं। सो इट्स अ मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स, जो सबसे पहले आपको
सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट आया था, कुछ कंस्टिट्यूएंसी फिक्स कर दिया था, और सबसे बड़ी बात थी कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम ही वोट कर सकते थे। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट रिकमेंडेड इन मैकलीज 1835 मिनट्स ऑन एजुकेशन। मैकली मिनट की 1835 में ये बनाई गई थी, ठीक है ना, कि एजुकेशन को देखने के लिए। नाउ उन्होंने क्या कहा था वो देखिए। उन्होंने क्या कहा था कि टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम पढ़ाओ कहा था। बिल्कुल, इन्होंने दे सेड कि वेस्टर्न एजुकेशन पे स्पेंडिंग होनी चाहिए, और उन्होंने कहा था कि कोई भी आपको लोकल एजुकेशन, वर्नाकुलर एजुकेशन पे जोर नहीं देना है। यू हैव टू डू द गवर्नमेंट को वेस्टर्न एजुकेशन पे, अंग्रेजी माध्यम पे आपको ही ज़्यादा फोकस करना है। ये आपको उन्होंने बोला था। दूसरा इन्होंने बोला था लिबरल लिटरेरी ट्रेनिंग के बारे में बोला था, बिल्कुल। और इन्होंने कहा था कि जितनी भी यूनिवर्सिटी ईस्टर्न फिलॉसफी, वेस्टर्न एजुकेशन को नहीं फॉलो करती है, वो सारी क्लोज को बंद कर देना चाहिए। इन्होंने ये भी कहा था, इन्होंने दिया था डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी में क्या है कि कुछ लोगों को पढ़ाओ, कुछ इंडियन को पढ़ा दो, गवर्नमेंट एजुकेशन दो, और वो इंडियन जो है सो रेस्ट पॉपुलेशन को पढ़ाएगा। सो दैट्स अ डाउनवर्ड फिल्टरिंग पॉलिसी, ठीक है। मतलब दे वांट टू मेक इंडियन बाय ब्लड, बाय ब्रिटिश बाय टेस्ट, कि जन्म तो इंडिया में हुआ है लेकिन उनको पूरा ब्रिटिश बना देना है। समझ में आ गया? क्योंकि अगर हम ब्रिटिशर चीज पढ़ाएंगे तो दे कैन, ब्रिटिश इंटरेस्ट को आपको अफोर्ड करेगा, सपोर्ट करेगा। समझ में आ गया? नाउ टीचिंग ऑफ वेस्टर्न टेक्स्ट एलोन एट हायर लेवल ऑफ एजुकेशन, ये भी बिल्कुल सही है, सिर्फ वेस्टर्न टेक्स्ट को पढ़ाने की बात किया गया है। टीचिंग ऑफ बोथ वेस्टर्न एंड ओरिएंटल टेक्स्ट, ये गलत है, क्योंकि वो उसने कभी ये बात ही नहीं किया था कि सिर्फ वेस्टर्न एजुकेशन को पढ़ाना है। क्लियर? सो डी शुड बी द आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की फीचर्स क्या क्या है। नाउ सी, इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंस है। तो इन्होंने डायरकी प्रोविंस में आया था, जिसमें दो सब्जेक्ट थी, वन इज द ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, वन इज द रिजर्व सब्जेक्ट, ठीक है। तो डायरकी आई थी, बिल्कुल सही है। इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट कम्युनल इलेक्टोर्स ऑफ मुस्लिम, ये 1909 में आया था, तो ये गलत हो गया। डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू द प्रोविजन। सो डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट, वन इज द सेंट्रल लिस्ट एंड प्रोविंशियल लिस्ट, बाइकैमरल लिस्ट भी सेंटर में आ गया था, ठीक है ना। यहां पे क्या हुआ था, एक्सपेंशन ऑफ इलेक्टोरेट्स बढ़ा दिया गया था, सिख के लिए वगैरह के लिए। पब्लिक सर्विस कमीशन बैठी थी, फ्रेंचाइज मिली थी वीमेन को। सो 1 and 3 हियर राइट, और बाकी मैंने आपको पूरी डिटेल यहाँ पे दे दी है, सो यू कैन सी द डिटेल। अगला क्वेश्चन फिर से है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जो आई थी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आपको 1919 के लिए बनाई गई थी, 1918 में एडविन मॉन्टेग्यू, दो नाम जो आपको दिख रहा है ना, जैसे मॉन्टेग्यू है तो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे, और चेम्सफोर्ड आपको वायसराय थे। जैसे आप मॉर्ली मिंटो थे तो मॉर्ली सेक्रेटरी, और मिंटो आपको वायसराय हुआ करते थे, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि चेम्सफोर्ड, ये पहले कोई भी कमेटी बनाई जाती थी, एंड उस कमेटी के रिकमेंडेशन पे फिर इंडियन काउंसिल एक्ट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाई जाती थी। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 इनके सजेशन पे आई थी। समझ में आ गया? जैसे 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट जो आई थी वो मॉर्ली मिंटो के रिपोर्ट के आधार पे आई थी। समझ में आ गया? और इसके बारे में सारी चीज़ें दिए थे कि इसमें क्या क्या डायरकी इंट्रोड्यूस किया था, और बाकी जो जो चीज़ें किया था, कम्युनल रिप्रेजेंटेटिव एक्सपोर्ट को एक्सपेंड किया था, सिख, एंग्लो इंडियन, क्रिश्चियन, इन सबको सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सम ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये कुछ मेन फीचर है। एबोलिशन ऑफ डायरकी इन द गवर्नमेंट प्रोविंसेस, गवर्नमेंट प्रोविंस में डायरकी को एबोलिश किया गया, तो बिल्कुल सही है ये। देन पावर ऑफ द गवर्नर टू वेटो लेजिस्लेटिव एक्शन एंड टू लेजिस्लेटिव ऑन, गवर्नर्स को, पावर ऑफ द गवर्नर्स टू वेटो, लेजिस्लेटिव एक्शन को वेटो करने का पावर दिया है ना, और अपने आप से लेजिस्लेट ऑन देयर ओन, ये आपको किया है, ठीक है ना। एबोलिशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, लेकिन यहां पे आपको ये एबोलिश नहीं हुआ है। डायरकी जो है सो प्रोविंसेज में हटाया गया था और सेंटर में इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है ना। सो दिस इज नॉट राइट कि प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इन्होंने नहीं हटाया था। सो आंसर टुड बी 1935 में तो नहीं हटा था, वो था ही। अगला क्वेश्चन इसी पे है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, क्या प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में?
द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोड बनाया गया था, इसमें फेडरल कोड के बाद में बात किया गया था। यहां तो और सेपरेट इलेक्टोरेट जो है एससी, वुमेन और लेबर के लिए बात ही की गई थी 1935 में। 1935 में जो 11 प्रोविंस थे उसमें 6 में बाइकैमरलिज्म की बात की गई थी, पब्लिक सर्विस कमीशन बनाई गई थी, फेडरल कोड बनाई गई थी, आरबीआई की एस्टैब्लिशमेंट की बात हुई थी, ऑल इंडिया फेडरेशन सेंटर पे बनाने की बात हुई थी। तो बिल्कुल सही है, ठीक है। सो दिस इज राइट, सो दिस इज द आंसर। अगला क्वेश्चन है द मोस्ट शॉर्ट लिव्ड ऑफ ऑल ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेरिमेंट हुए, जितनी भी एक्ट आई, उसमें सबसे कम दिन के लिए कौन रहा था? अगर आपको याद होगा तो 1861 के बाद में आपको सीधे आई थी 1892, ठीक है ना, और 1892 के बाद सीधे आई थी 1909, 1909 के बाद में 1919, उसके बीच में कोई भी नहीं आया था अगर आपको याद हो तो। उससे पहले 1858 में आई थी, आप याद होगा एक्ट, उधर आपको 33 वगैरह में जो आई थी तो आई थी, बट ये जो आपको आई हुई है 1861 के बाद 31 साल के बाद 1800 इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में आई थी। उसके 17 साल के बाद आई थी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 आई थी। उसके 10 साल के बाद आपको आई थी क्या कहते हैं उसको, 1919 वाली आई थी, और उसके 16 साल के बाद 1935 वाली आई थी। नाउ इस 4 ऑप्शन में सबसे कम दिन कौन रहा था? सबसे कम दिन 1909 से 10 साल के बाद ही आपको 1919 आ गया, तो सबसे कम दिन आपको इन दिस ऑप्शन ये आपको रहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन हिस्ट्री में डायरकी का मतलब क्या था? डायरकी का मतलब क्या था कि डिवीजन ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेचर इनटू सेंट्रल लेजिस्लेचर को 2 हाउस में बदलना मतलब था, या डबल गवर्नमेंट की बात की गई थी, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, उसको डायरकी बोलते थे, या हैविंग 2 सेट ऑफ रूलर्स, 1 इन लंदन, या 2 रूलर्स होते थे, एक लंदन में होते थे और दिल्ली में होते थे, उसको डायरकी बोलते थे, या डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट डेलीगेटेड द प्रोविंस इनटू 2 कैटेगरीज। यही हमने बात किया था कि 2 कैटेगरीज में बांट दिया था, 1 इज द ट्रांसपोर्ट एंड 1 इज द रिजल्ट। सो प्रोविंशियल सब्जेक्ट जो है वो ट्रांसफर्ड एंड रिजल्ट में बात किया गया था, ठीक है ना। तो ये आपको डायरकी हो गया, दैट्स मीन ड्यूअल सेट ऑफ गवर्नमेंट्स, 1 इज द अकाउंटेबल, 1 इज द नॉन अकाउंटेबल। जैसे जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट हुआ करते थे, ठीक है ना, और तो उसमें तो गवर्नर काम कर लेता था, है ना, और रिजर्व सब्जेक्ट होता था वो तो ट्रांसफर सब्जेक्ट को वो सॉल्व करता था, हु आर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, मतलब डायरेक्ट गवर्नर करवाते थे, और जो मिनिस्टर से आपको असिस्ट होते थे और वो करते थे, और जो रिजर्व सब्जेक्ट होते थे उसके लिए वो पर्सन जो लेजिस्लेचर को नॉट अकाउंटेबल नहीं है उनके पास चला जाता था, ठीक है। तो एक तो सेंट्रल होता था, एक प्रोविंशियल, प्रोविंशियल में इन्होंने ट्रांसफर और रिजर्व रख दिया कि भाई रिजर्व मेरे पास ही घूम के आएगा। 1919 में आया था ये। अगला क्वेश्चन है इन द फेडरेशन एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रेसिडरी पावर किसको था? पता होगा आपको, रेसिडरी पावर जो है सो गवर्नर जनरल को था। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, प्रोविंशियल गवर्नर और फेडरल लेजिस्लेचर को ना जितनी भी आपको रेसिडरी पावर हुआ करता था वो आपको, जैसे डिफेंस हो गया, रिजर्व सब्जेक्ट हुआ करते थे, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, ये सब आपको गवर्नर जनरल पे सारी चली जाती थी। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, किसके कहने पे आया था? चार्टर एक्ट 1873 के कहने पे आया था, या जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 बनी थी उसके कहने पे आया था, या ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिस्टिक कंट्रोवर्सी हुआ था उस पर हुआ था? तो देखो, चार्टर एक्ट जो 1813 था, उन्होंने, ऐसा माना जाता है कि इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम का नींव वहीं पे डाला था, और वहाँ पे कंपनी ने ये किया था कि इंडियन एजुकेशन के लिए 1 लाख हर साल खर्चा करना है। सोचो कितना कम अमाउंट था, बट 1 लाख रुपए खर्च करना था, ये अमाउंट आप याद रखेंगे। सो चार्टर एक्ट 1813 तो होगा ही होगा। देन 1823 में गवर्नर जनरल जो होता इन काउंसिल, उन्होंने एक अपॉइंट किया था जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, और उन्होंने वो इसके लिए डाला गया था कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जो 1 लाख रुपीज एजुकेशन की है वहां पे खर्चा हो, और उस कमेटी में होते थे 10 यूरोपियन मेंबर, जिसके प्रेसिडेंट होते थे मैकली, ठीक है ना। और वो कहा था कि, और वहां पे ये बात हुई थी कि भैया ये 1 लाख रुपया मैकली ने ये कहा था, ठीक है ना, और वहां पे उस कमेटी ने डिसाइड किया था कि जो मेजर पोर्शन ऑफ द ग्रांट है वो हम ये एंग्लिस्टिक पे नहीं, ओरिएंटल लिटरेचर पे खर्च करेंगे।
1835 में बट मिनट जो था वो जो है सो इसके अगेंस्ट थे। मतलब कमेटी ने कहा कि भाई जिस कंट्री में रह रहे हैं वहाँ की भाषा पे हम फोकस करेंगे, वो 1,00,000 रुपये में, ठीक है। बट ये जो इनकी कमेटी, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन के जो हेड हुआ करते थे लॉर्ड मैकली, उन्होंने कहा कि नहीं, 2 फरवरी 1835 को वो लिखते हैं कि भैया वहाँ पे जो कमेटी थी उसमें लड़ाई होगी, ओरिएंटलिस्ट इंग्लिश पढ़ाई पढ़ानी है कि यहाँ की पढ़ाई पढ़ानी है। वहाँ पे लॉर्ड मैकली ने रिपोर्ट जो निकाली थी उसमें इन्होंने कहा कि भैया इंग्लिश ही होना चाहिए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। और ही सेड कि इंग्लिश इज द बेस्ट मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। पूरी जो कहानी हुई थी कि ये 1,00,000 रुपये मिला था, उस 1,00,000 रुपये खर्च करने के लिए कमेटी बनी थी, उस कमेटी में ही ये विवाद हो गया कि बोला था कि उस कमेटी ने कहा था कि भैया इंग्लिश ओरिएंटलिस्टिक पे खर्च करेंगे, अपनी कंट्री के चीज़ों के पे, ना कि एंग्लिस्टिक पे, वेस्टर्न पे। वही रिपोर्ट है। सो आंसर डी होगा। पूरी एक्सप्लेनेशन की हुई है। अगेन द क्वेश्चन इज चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के बारे में पूछ रहा है। इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया except for trade in tea and trade with चाइना के से ट्रेड और टी में ट्रेड, इसको छोड़ करके ट्रेड मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी का खत्म कर दिया गया। तो ये बिल्कुल सही है। टी में ट्रेड सिर्फ वही करेगा और चाइना के साथ वही ईस्ट इंडिया कंपनी करेगा, बाकी सारी मोनोपोली खत्म कर दिया गया, ठीक है। इट asserted the sovereignty of British Crown over the Indian territory held by the company। इसमें क्या हुआ कि इसका मतलब क्या हो गया कि अदर कंपनी भी एंट्री कर सकती है इंडिया में। इसके बाद इसमें जो 1813 था उसमें क्रिश्चियन मिशन को भी, मिशनरी को भी इंडिया में एंट्री करने के लिए बात हो गई। समझ में आ गया। तो ये आपको पूरी है। द रिवेन्यू ऑफ इंडिया वेयर नाउ कंट्रोल बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। इंडिया के रिवेन्यू जो है सो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, ये 1813 में नहीं, पिट्स एक्ट, इंडिया एक्ट 1784 में ही हो गया था कि इंडिया की जो रिवेन्यू है वो कंट्रोल कौन करेगा? ब्रिटिश पार्लियामेंट। और इसमें ब्रिटिश असर्टेड द सोवरेनिटी, जैसे अगर कंपनी का रूल खत्म कर दिया सब कुछ, तो इट असर्टेड द सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटरी हेल्ड बाय द कंपनी। कंपनी के जो द्वारा जो इंडियन टेरिटरी हेल्ड किया जाता है, इसके 1833 एक्ट आने से ये हो गया कि जो कंपनी के द्वारा इंडियन टेरिटरी हेल्ड की गई थी, रखी गई थी, उस पर सोवरेनिटी किसकी होगी? ब्रिटिश क्राउन की, बिकॉज ट्रेड मोनोपोली इनका खत्म कर दिया गया। ऑफिशियली नहीं अनाउंस हुआ, बट 1813 से ये चीजें फिक्स हो गई। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन है, इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 द फंक्शन प्रोविजनल गवर्नमेंट वे डिवाइडेड इनटू रिजर्व एंड ट्रांसफर्ड। ये पहले भी बात की है सब्जेक्ट। सो रिजर्व सब्जेक्ट में क्या क्या आता था? आप समझो कि कौन सी ऐसे सब्जेक्ट है जिसपे कि वहाँ की कंपनी, वहाँ की जो गवर्नर होगा वो काउंसिल से विचार करके, मिनिस्टर से सजेशन लेकर के वो कुछ सब्जेक्ट पे रूल्स बना सकता है, और कौन ऐसा होगा जो रिजर्व रखेगा। नाम से विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर ट्रीटेड एज अ रिजर्व सब्जेक्ट। तो आप समझो, पुलिस, बताइए, पुलिस तो रिजर्व सब्जेक्ट होगा। पुलिस पे अगर हटा दिया या पुलिस पे रूल्स अगर गवर्नर बना लगता, कुछ और भी हो जाता, सो पुलिस को आपको रिजर्व सब्जेक्ट में डाल दिया गया, ठीक है ना। देन आपको सोचिए क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है? लैंड रेवेन्यू कम ज़्यादा भी किया सकता है, तो सबको रिजर्व रखिए कि उस पर आप रूल्स नहीं बना सकते हो, ठीक है ना। एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जस्टिस वाली जो चीज़ है, न्याय प्रशासन है, उसको भी रिजर्व में रखा था, क्योंकि ये सब पावर जो है सो आपको ट्रांसफर्ड में तो सिर्फ गवर्नर का पावर था, मिनिस्टर के थ्रू आपको पावर था। तो ये चीज़ें जो है सो वो तो चेंज किया जा सकता था। तो उसमें क्या किया, ट्रांसफर पावर में बहुत छोटी छोटी चीज़ें रखी गई थी, जैसे आपको ट्रांसफर्ड में लोकल गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, सारी छोटी छोटी चीज़ें, हेल्थ, एजुकेशन, ये सबको रखा गया था। सो जस्टिस तो कभी हो, जस्टिस को तो पक्का रखा गया रिजर्व में। सो 1 शुड बी द आंसर, 1 तो होगा, ये पुलिस का भी होगा। सो 1 and 4 शुड बी द आंसर, एंड दिस इज द रेवेन्यू भी था। तो ये 1, 3 and 4 इज इन द रिजर्व सब्जेक्ट, ठीक है। ये बस आपको ब्रेन लगा के सोचना था, अगर आपको पता होगा तो। नाउ चार्टर एक्ट 1853 एबोलिश्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ऑफ इंडियन ट्रेड। क्या चार्टर एक्ट 1853 ने किया था? नहीं, इट्स 1813। अभी हमने पढ़ा था कि ट्रेड, ईस्ट इंडिया कंपनी के मोनोपोली इंडियन ट्रेड पे खत्म कर दिया गया था, सिर्फ ट्रेड, टी में ट्रेड और चाइना के साथ ट्रेड में छोड़ा गया था। तो पहला तो गलत हो गया। अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 द ब्रिटिश पार्लियामेंट एबोलिश्ड द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी अंडरटुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रूलिंग। डायरेक्टली जो है, इनडायरेक्टली तो 1813 में समझ में आ रहा था।
डायरेक्टली जो है सो 1858 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरी रूल खत्म करके और कहा कि अब ये ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है सो डायरेक्ट इंडिया को रूल करने की बात हो गई थी। समझ में आ गया? सो 2 इज द राइट एंड 1 इज द रॉन्ग आंसर। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वॉरेन हस्टिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल हु एस्टैब्लिश्ड द रेगुलर पुलिस फोर्स इन इंडिया ऑन द ब्रिटिश पैटर्न। कौन था भाई रेगुलर पुलिस करने वाला? कौन था? वॉरेन हास्टिंग था। बहुत पुराना हो गया। सो वॉरेन हास्टिंग नहीं थे, वो थे आपको कौन थे? कर्जन। कर्जन ने पहला गवर्नर जनरल ऐसा था जिन्होंने रेगुलर पुलिस फोर्स जो है इंडिया में ब्रिटिश पैटर्न की तरह खोला, ओपन किया था, स्टैब्लिश किया था। अ सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड at Calcutta by regulating act 1773. This is totally right. Fort William, Supreme Court was established at Fort Williams by the regulating act 1773 with the jurisdiction Bengal, Bihar, Odisha. The Indian Penal Code came into effect in the year 1860 में इंडियन पेनल कोड आया था। देखो IPC 1860 में आया था, CRPC याद रखना क्योंकि ये न्यूज में भी है 1882 में, एविडेंस एक्ट जो आया था साक्ष्य वाला अधिनियम वो 1872 में। ठीक है ना? क्लियर? ठीक है ना? और 1862 से स्टार्ट हुआ था। सो 2 and 3 इज द राइट एंड बाकी जो है सो गलत है। अभी भारतीय दंड संहिता वगैरह आए हैं ना हिंदी में। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन वाज नॉट मेड इन द चार्टर एक्ट 1833 में कौन सी प्रोविजन नहीं थी? द ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वेयर टू बी एबलिश्ड, कौन सी नहीं थी? सही है इनको। द डिजिग्नेशन ऑफ द सुप्रीम अथॉरिटी वाज टू बी चेंज टू गवर्नर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल हो गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया, ये भी सही है। ऑल लॉ मेकिंग पावर्स टू कन्फर्ड ऑन द गवर्नर जनरल काउंसिल, ये भी सही है ना? बॉम्बे मद्रास को डिप्राइव कर दिया गया था। एंड इंडियन वाज टू अपॉइंट लॉ मेंबर ऑफ इन द गवर्नर जनरल काउंसिल में इंडियन को मेंबर बनाने की बात थी। तो ये तो कभी हो ही नहीं सकती है ना? लॉ कमीशन इसमें बिठाया जरूर गया है बट दिस इज नॉट अ राइट आंसर। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया स्ट्रेंथन द वायसरायज अथॉरिटी ओवर हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। पोर्टफोलियो सिस्टम कहाँ पे आया था? डिपार्टमेंट पोर्टफोलियो जो मिनिस्ट्रीज वगैरह का। तो 1861 की इंडियन काउंसिल एक्ट थी, वहाँ ने बनाया गया था कि कैबिनेट पोर्टफोलियो सिस्टम से रन होगा, मतलब कि हर मेंबर्स के पास में कुछ पोर्टफोलियो होगा, हर मिनिस्टर के पास में कुछ डिपार्टमेंट होगा, है ना? सो इंडियन काउंसिल एक्ट में पोर्टफोलियो सिस्टम आई थी। अभी देखते हो ना मिनिस्टर्स के पास में कौन कौन सी पोर्टफोलियो होती है। अगला क्वेश्चन है कि क्या ऑब्जेक्ट था क्वीन विक्टोरिया की जो प्रोक्लेमेशन 1858 आई थी उसमें क्या था? सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 बनती है। सो क्वीन विक्टोरियाज की प्रोक्लेमेशन में क्या था? टू डिस्क्लेम एनी इंटेंशन टू एनेक्स इंडियन स्टेट। उन्होंने कहा था कि भैया हमारा कोई एनेक्स करने के इंडियन स्टेट्स को कोई ऐसा विचार नहीं है, ठीक है ना? टू प्लेस द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश क्राउन। और 1858 में ही क्या हुआ? 57 के विद्रोह के बाद इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिश क्राउन के अंदर में आ गया। तो दिस इज बोथ राइट। टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड विथ इंडिया, ये सब 1858 में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? सो 1, 2 सही है। अगला है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 में क्या डिफाइन किया हुआ है? द सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन जुडिशियरी एंड लेजिस्लेचर, ये डिफाइन किया गया है। द जुडिक्शन ऑफ द सेंट्रल प्रोविजन, ये बिल्कुल किया गया है क्योंकि इसी में आपको आया था क्या? लिस्ट। समझ में आ गया? ठीक है। डायरकी इंट्रोड्यूस किया गया था। प्रोविंस में ट्रांसफर्ड रिजर्व सब्जेक्ट है ना। द पावर ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड द वायसराय। तो मेनली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आपको सेंट्रल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या क्या कर सकते हैं इसके बारे में बताया गया था, ठीक है। अगला है कि मॉन्टेग चेम्सफोर्ड प्रपोजल किस चीज़ से रिलेटेड था? तो मॉन्टेग चेम्सफोर्ड जो था रिपोर्ट 1919 में आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आई थी और 1921 से लागू हुआ था। इसमें जो मेन पर्पस था मॉन्टेग चेम्सफोर्ड का, जो मेन पर्पस था, अगेन जो एडविन मॉन्टेग था वो आपको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो वायसराय थे, एंड इनको बिठाया गया था 1918 में कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म में क्या हो सकता है कि इंडियन को कैसे हम लोग जगह दे सकते हैं, इंडियन को रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट में कैसे हो सकता है, उसके लिए बनाया गया था। सो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए बनाई गई थी। दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। अभी हम लोग सीसेट करेंगे और सीसेट में जो हमारी टॉपिक चल रही है वो है रैंकिंग, सीक्वेंसिंग, अरेंजमेंट
and after this video we are ending the CSET and we are focusing on the PYQs of only sub GS. ओके, क्योंकि जो CSET है वो आपको 2013 से 23 तक हम लोगों ने पहले ही सॉल्व कर रखे हैं, ठीक है ना. सो ड्यू टू सम टाइम कॉन्स्टेंट सो आई एम रिमूविंग दिस पार्ट ऑल्सो फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो. सो ये है आपको क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग ABCDEFGH एंड H स्टैंडिंग इन रो फेसिंग नॉर्थ. नॉर्थ इधर होता है, साउथ इधर होता है, ईस्ट इधर होता है, वेस्ट उधर होता है. अब इसमें बोला है सो B इज नॉट नेबर ऑफ G, तो B के बगल में G नहीं बैठेगा. F इज नॉट ए इमीडिएट राइट ऑफ G एंड नेबर ऑफ E. G इज नॉट एट द एक्सट्रीम एंड, मतलब ना लेफ्ट में एंड पे होगा ना राइट में एंड पे होगा. A इज 6 टू द लेफ्ट ऑफ E. तो पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कि A टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं, 3 3 6 7 8 लोग हैं. सो लेट्स मेक अ पोजिशन 1 से लेकर के 8 तक हम बनाते हैं, ठीक है. सो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है. सो क्या बोला है कि A इज 6 टू द लेफ्ट ऑफ E. E के लेफ्ट में तो अपने पास क्या हो सकता है, या तो E यहाँ पे रहेगा तो 1 2 3 4 5 6. तो केस एक तो केस ये बन गया. दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस जो होगा उसमें हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 E यहाँ पे हो जाएगा और A यहाँ पे हो जाएगा, बिकॉज इट इज सेड दैट कि A इज 6 टू द लेफ्ट ऑफ E के लेफ्ट में. सो दिस इज द लेफ्ट पार्ट एंड दिस इज द राइट. समझ में आया. तो अब जो है ये 2 केस बन गए. अब समस्या यहाँ पे स्टार्ट होती है. अब दूसरा हम देखते हैं. H इज 6 टू द राइट ऑफ C. C के राइट में अब मान लीजिए कि इफ़ यू आर ओके, सो कुछ गलत किया है क्या हमने. अच्छा, यहाँ पे A 6th में यहाँ नहीं होगा, इट्स अ हेयर. नाउ C के राइट में ये तो खत्म हो गया हमारा लाइन. नाउ H इज 6 टू द राइट ऑफ C. C के राइट में 6th पोजीशन है. तो C के राइट में 6th पोजीशन अगर हम यहाँ करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 मतलब यहाँ पे H होगा, ठीक है. और अगर यहाँ करते हैं तो हमारा H कहाँ होगा, यहाँ पे H होगा. क्लियर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है. नाउ अब इसमें एक दिक्कत है. क्या दिक्कत है कि इसमें बोला गया है कि F इज द इमीडिएट राइट ऑफ G. G के इमीडिएट राइट ऑफ एंड नेवर ऑफ E. समझिए, F जो होगा वो नेवर ऑफ E होगा. तो F नेवर ऑफ E कैसे हो सकता है, यहाँ तो E इधर चला है सबसे लास्ट में, तो F नेवर ऑफ E कभी नहीं हो सकता है यहाँ इस केस में, बट इस केस में हो सकता है. सो इस केस को हम हटा देते हैं. समझ में आ गया. इसमें बोला क्या है, नेवर ऑफ E. F इज द इमीडिएट राइट ऑफ G. G के राइट में है और नेवर ऑफ E है. सो नेवर ऑफ E, यहाँ पे E के नेवर में तो H है, तो F तो हो नहीं सकता है. तो ये केस 2 जो हमने माना है वो हमारा हो गया गलत. इसका मतलब हमारा कौन सी चलेगी, ये E के नेवर में कौन है, G. F इज द इमीडिएट राइट ऑफ G और G के राइट में है. G के राइट में है तो G यहाँ पे लिख दीजिए. तो ये हो गया. अब बाकी तो G इज नॉट एट द एक्सट्रीम एंड, ये तो हो ही गया. G एक्सट्रीम एंड पे नहीं है, वो खत्म हो गया. AC अब 2 बचा हुआ है हमारे, तो H भी खत्म हो गया. F इज इमीडिएट राइट ऑफ G एंड नेवर ऑफ E, ये भी हो गया. B इज नॉट नेवर ऑफ G, तो B यहाँ पे नहीं होगा, तो B यहाँ पे होगा. इसका मतलब क्या बचा हमारा, D बचा. सो D यहाँ पे होगा. सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, C इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ A, ठीक है. C इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ A. देन नहीं, राइट है. D इज इमीडिएट नेवर ऑफ B एंड F. B और F का नेवर इमीडिएट नहीं है क्योंकि बीच में होना चाहिए. G इज द इमीडिएट राइट ऑफ D. G जो है इमीडिएट राइट ऑफ D है. D के इमीडिएट राइट में G है. सो दिस शुड बी द आंसर. सो ये आपका G इज द इमीडिएट राइट ऑफ D, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है. अगला क्वेश्चन है कि ABCDE बिलोंग्स टू 5 डिफरेंट सिटीज, ठीक है. सो AB क्या है, ABCD and E बिलोंग्स टू 5 डिफरेंट सिटीज PQRS&T. ईच वन ऑफ देम कम्स फ्रॉम अ डिफरेंट सिटी. फर्दर इट इज गिवन दैट. अब इसमें दिया हुआ है क्या कि ABCD जो है 5 डिफरेंट सिटीज है और PQRST जो है सेम ऑर्डर में नहीं है, बट ये भी जो है सो डिफरेंट सिटीज PQRST है, ठीक है ना. ABCD पर्सन है और PQRST जो है आपको क्या है, इसमें PQRST जो है सो प्लेस है, सिटीज है. नाउ आपसे क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है
कि बी एंड सी नॉट बिलोंग्स टू क्यू। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं पी क्यू आर एस टी रखते हैं। ठीक है ना। सो इसमें क्या है, सो अब देखिए इसमें कौन कौन सा कटेगा वो देखते हैं हम लोग। देखो बी एंड सी डू नॉट बिलोंग टू क्यू, तो क्यू में बी नहीं होगा और सी नहीं होगा। ठीक है, खत्म। बी एंड ई डू नॉट बिलोंग टू पी एंड आर, तो पी में भी बी नहीं होगा और ई नहीं होगा, और आर में भी बी नहीं होगा और ई नहीं होगा। समझ में आ गया। ए एंड सी डू नॉट बिलोंग टू आर एस टी, मतलब आर में ए भी नहीं होगा और सी भी नहीं होगा, और एस में भी ए नहीं होगा सी नहीं होगा, और टी में भी ए नहीं होगा और सी नहीं होगा। डी एंड ई डू नॉट बिलोंग टू क्यू एंड टू, क्यू में डी नहीं होगा और टी नहीं होगा, डी नहीं और ई नहीं होगा। ठीक है, और डी एंड ई डू नॉट बिलोंग टू क्यू एंड टी, और टी में भी डी नहीं होगा और ई नहीं होगा। नाउ अब आप समझो, अगर इसमें बी सी डी ई नहीं होगा तो क्या होगा, ए, तो क्यू में कौन रहेगा, ए। अगर मान लीजिए इसमें ए सी डी ई नहीं होगा तो कौन होगा, बी। अगर यहाँ पे बी ई एस नहीं होगा तो क्या होगा, डी। सो ए डी बी हो गया, ए डी बी हो गया। अब क्या बचा हमारे पास में, सी और ई। यहाँ पे सी होगा नहीं, यहाँ पे सी नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई, और यहाँ पे क्या होगा, ई नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी। और क्या बच रहा है हमारा, ए, ओके, बी सी सी, यहाँ पे सी हो जाएगा। सो दिस इज सी। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, सी बिलोंग्स टू पी, सी पी बिल्कुल सही है, डी बिलोंग्स टू आर, डी बिलोंग्स टू आर बिल्कुल सही है, ए बिलोंग्स टू क्यू, ए बिलोंग्स टू क्यू बिल्कुल सही है, बी बिलोंग टू एस गलत, ई बिलोंग टू एस। सो नॉट पूछ रहा है, सो दिस इज द आंसर। आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपके हैं वो है कि जॉर्ज अटेंड्स म्यूजिक क्लासेज ऑन मंडे, तो जॉर्ज मंडे को ही अटेंड्स मैथमेटिक क्लास ऑन वेडनेसडे। तो म्यूजिक जो है, ठीक है, म्यूजिक क्लास जो है जॉर्ज अटेंड करता है वो मंडे को। ठीक है ना, तो कैसे इसको बनाएं हम लोग, ठीक है ना। तो हम पहले क्या करते हैं ना, जॉर्ज का ही है तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे यहाँ रखते हैं। तो क्या बोल रहा है कि जॉर्ज अटेंड्स म्यूजिक क्लास ऑन मंडे, तो यहाँ पे म्यूजिक लिख लेते हैं, कोई दिक्कत। ये अटेंड्स मैथमेटिक्स क्लास ऑन वेडनेसडे, सो मैथमेटिक्स क्लास यहाँ पे वेडनेसडे लिख देते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। ठीक है, तो ये दोनों खत्म। नाउ हिज लिटरेचर क्लास आर नॉट ऑन फ्राइडे, मतलब फ्राइडेज को लिटरेचर नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत। ऑन ट्यूसडे ही अटेंड्स हिज स्पोर्ट क्लासेज, मतलब ट्यूसडे को क्या है, इनको स्पोर्ट्स क्लास है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। ही अटेंड्स हिस्ट्री क्लास ऑन द डे फॉलोइंग द डे ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के बाद ये हिस्ट्री रखते हैं, मतलब थर्सडे को इनका हिस्ट्री है। ठीक है, इफ ही अटेंड्स जस्ट वन सब्जेक्ट इन डे, संडे फ्री है, तो संडे को कोई क्लास नहीं। तो यहाँ पे अगर फ्राइडे को लिटरेचर नहीं होगा, सो कैन आई राइट सैटरडे को लिटरेचर होगा। ठीक है, तो और वन सब्जेक्ट इन अ डे एंड हिज संडे इज फ्री, देन ही इज ऑल्सो फ्री ऑन, और कौन से दिन फ्री होगा, दैट्स मीन्स ही इज फ्री ऑन फ्राइडे, क्योंकि फ्राइडे को हमारे पास में कोई सब्जेक्ट नहीं है। आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, अ टेनिस कोच इज ट्राइंग टू पुट टुगेदर अ टीम ऑफ 4 प्लेयर्स ऑफ द फोर्थ कमिंग टूर्नामेंट, फॉर दिस 7 प्लेयर्स आर अवेलेबल, 4 हमें चूज करना है, 7 अवेलेबल है, मेल्स ए बी सी एंड फीमेल्स डब्ल्यू एक्स वाई जेड, मतलब टोटल जो 7 हमें चाहिए, 7 लोग हैं, उसमें मेल कितने हैं, 3 हैं। ठीक है, 3 मेल है, हमें 7 लोग हैं टोटल, हमें चाहिए कितना, 4 चाहिए। मेल ए बी सी है और फीमेल कितनी है, डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। ऑल प्लेयर्स हैव इक्वल कैपेबिलिटी, तो ठीक है, सबका इक्वल कैपेबिलिटी है, सबसे पहले ये बता दिया आपको। ठीक है, एंड एटलीस्ट 2 मेल्स विल बी देयर इन द टीम, तो 2 मेल तो होने से मतलब 2 मेल एंड 2 फीमेल हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है, फॉर अ टीम ऑफ 4 ऑल प्लेयर्स मस्ट बी एबल टू प्ले विद ईच अदर, ठीक है, सब एक दूसरे के साथ खेलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बी डब्ल्यू के साथ नहीं खेल सकता है, बी और डब्ल्यू एक साथ नहीं खेल सकते हैं। सी कैन नॉट प्ले विद जेड, सी और जेड एक साथ नहीं खेल सकते हैं, और डब्ल्यू और वाई एक साथ नहीं खेल सकते हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि इफ वाई इज सेलेक्टेड एंड बी इज रिजेक्टेड, ठीक है, समझिए बात को। इफ वाई इज सेलेक्टेड और बी इज रिजेक्टेड, ठीक है,
सो अगर वाई की सिलेक्शन हो जाती है इसमें, तो वाई क्या है, एक फीमेल है। सो वाई अगर फीमेल है, इसकी सिलेक्शन हो जाती है, इसका मतलब वाई और डब्लू एक साथ नहीं खेल सकते हैं। तो आपको डब्लू नहीं खेलेंगे, वाई की सिलेक्शन हो गई मतलब डब्लू तो पक्का नहीं खेलेगा, ठीक है, खत्म। तो डब्लू नहीं खेलेगा, वाई। एंड एक चीज़ और होती है, द टीम विल कंसिडर फ्यूचर, ठीक है, वाई। अब क्या कह रहा है कि बी रिजेक्ट हो रहा है, बी रिजेक्ट हो रहा है, इसका मतलब अगर बी रिजेक्ट हो रहा है तो बी अगर बी सिलेक्ट होता तो डब्लू भी नहीं खेलता। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं वाई इज सिलेक्टेड एंड बी इज रिजेक्टेड, ठीक है। तो अब देखिए इसमें आपके पास जो टीम है वो क्या है, हम लोग ना इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे हमारे पास में ACWY है, तो अगर Y को बोला है कि सिलेक्ट करना ही है आपको, तो Y सिलेक्ट होगा अगर, तो W नहीं खेलेगा। तो Y और W एक साथ नहीं खेल सकते हैं, तो ये तो गया और ये भी गया, ठीक है। सो Y और W नहीं खेल सकता है, तो ये दोनों तो ऐसे ही चला गया। नाउ अब इसमें क्या है कि 2 मेल है 2 फीमेल है, सो ACXY और ACYZ बचा, ठीक है। सो ACXY और ACYZ हुआ। लेकिन आप एक चीज़ देख रहे हो, CZ के साथ नहीं खेल सकता है, तो CZ के साथ नहीं खेलेगा तो C और Z होगा ही नहीं। सो आंसर तो आंख बंद करके B आप लिख के आ सकते हो। अगला क्वेश्चन है, इफ B इज सिलेक्टेड एंड Y इज रिजेक्टेड, मतलब B का आप सिलेक्शन हो गया, Y का रिजेक्शन हो गया। सो इफ B इज सिलेक्टेड एंड Y इज रिजेक्टेड, द टीम विल कंसिस्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स, ठीक है। सो देखो कौन कौन सा किसके साथ नहीं खेल सकता है वो हम लिख लेते हैं। B और Y नहीं खेल सकते, B और W है ना, B और W, C और Z और W एंड Y, ये 3 चीज़ें हैं। नाउ ओके, BW CZWY, WY साथ खेल ही नहीं सकते हैं, CZ साथ खेल ही नहीं सकते हैं, और 2 फीमेल और 2 मेल चाहिए हम लोगों को इसमें। बी सिलेक्टेड और कैसे हो गया इसमें, WXYZ है ना, ओके, फॉर एटलीस्ट 2 मेल, मतलब मेल 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। सो नाउ ABCX और ABCW, ठीक है ना, B और W खेल नहीं सकते हैं, सो ABCX इज द आंसर। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगला है कि ऑल द 3 मेल्स आर बीन सिलेक्टेड, मतलब ABC, देन हाउ मेनी कॉम्बिनेशन ऑफ 4 मेंबर। तो देखो अब समझिए, इसमें ABC अगर सिलेक्ट हो जाए तो या तो इसके साथ चौथा में W हो या X हो या Y हो या Z हो। बट आपको ये पता है कि इसमें एक चीज़ आपको पता है, क्या पता है, 1 मिनट आई हैव टू सी, कि B W के साथ नहीं खेलेगा, तो ये वाला तो चला गया, B और W तो एक साथ खेल ही नहीं सकते हैं। C और Z एक साथ खेलेंगे नहीं, तो Z वाला भी चला गया। और बाकी तो खेल सकते हैं, W और Y नहीं खेल सकता है, मतलब कि 2 ऐसी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं जिसमें ABCX या ABCY, ठीक है। B शुड बी द आंसर। दिस इज ऑल अबाउट द टुडे सेशन। सो दिस इज द कोट ऑफ द डे, दैट पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू। अपने आप को आप धक्का दोगे बिकॉज कोई आपके लिए ये करेगा नहीं, ठीक है। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। यू कैन गेट द PDF फ्रॉम टेलीग्राम चैनल PYQ_PDF, एंड दिस इज द 21st वीडियो। इन नेक्स्ट वीडियो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का जो 4th पार्ट है वो करेंगे। सो थैंक यू।